नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम तमाम तरह के निवेश विकल्पों पर विस्तार से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके आर्थिक लक्ष्य के लिए कौन सा है सही निवेश का विकल्प। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बजट 2023 से क्या है उम्मीदें, इस बार किन किन बातों पर रहेगा फोकस, इक्विटी में निवेश को लेकर रिटेल निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब जानेंगे आज। भारत में 2023 में फिक्स्ड इनकम से मिलेगा शानदार रिटर्न, बड़े निवेश पर 30% तक रिटर्न मिलने की संभावना। तो आज समझेंगे कैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेशकों की होगी बल्ले बल्ले। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार के अलावा कहां बन रहा है कनेक्शन, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। 2023 में कौन से मिड कैप फंड में निवेश करना होगा फायदे का सौदा, लंबी अवधि में कैसे बनाए मुनाफे वाला पोर्टफोलियो, जानेंगे आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक बैलेंस पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े तमाम सवाल आप हमें भेज सकते हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के व्हाट्सएप नंबर पर 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। चलिए, तो बजट अब बस कुछ ही दिन दूर है। अब ऐसे में एक आम टैक्स पेयर और रिटेल निवेशक, आप जैसे निवेशकों को बहुत सारे ऐसे ऐलानों की उम्मीद है जिसके ज़रिए न सिर्फ उनके पास निवेश के विकल्प बढ़े बल्कि उनकी जेब में थोड़े पैसे भी बचे रहें। और साथ ही बाजार की दशा और दिशा किस तरह से उभरेगी बजट में जब वो पेश किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की जिनेश गोपानी से, जो कि हेड इक्विटीज़ है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट के। चलिए इसी बातचीत की रुक करते हैं। जिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हम निवेश के गुर्स आपसे लगातार सीखते ही रहते हैं, लेकिन आज चलिए चर्चा की शुरुआत बजट से करते हैं। बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? आई थिंक बजट अगर आप देखिए, इट इज मोर ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट टेलिंग। क्या करंट अकाउंट डेफिसिट होगी, क्या फिस्कल डेफिसिट पाथ होगा। आई थिंक द फोकस विल बी मोर ऑन हाउ गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट वो हमारा पाथ डिसाइड करेगा वेदर इंटरेस्ट रेट्स विल बी हियर और या वो कम हो सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कम होता है। तो आई थिंक हमारे हिसाब से बजट इज मोर ऑफ अकाउंटिंग थिंग। अगर आप ये गवर्नमेंट के अंडर देखिए, पॉलिसीज आते आ रहे हैं, बजट की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन है जो चल रहा है ऑलरेडी। सो आई थिंक हमारे हिसाब से नो नेगेटिव इन बजट इज पॉजिटिव। ऐसे हम लेके चल रहे हैं। जिनेश, मौजूदा एफपीआई मूवमेंट्स को देखते हुए कितना ज़रूरी लगता है आपको कि बजट में थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली चाइना की रीओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं जो प्रीमियम टैग भारत पर था वो डाइल्यूट हो जाए, वो फेड अवे हो जाए। इन सब बातों को क्या बजट में ध्यान में रखा जाएगा? क्या एफपीआईज इन्फ्लोज को बढ़ावा देने के लिए आपको लगता है कि कदम उठाए जाएंगे या उठाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है अगर आप एफडीआई फ्लोज देखिए, काफी स्ट्रांग रहा है और गवर्नमेंट का फोकस काफी वो साइड पे ज्यादा था। अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, अपने रेड कारपेट दे दिया फॉर स्टार्टअप्स। तो ये सब के हिसाब से एफडीआई फ्लोज तो काफी स्ट्रांग है अगर आप देखिए लास्ट 2-3 साल के हिसाब से, इवन ड्यूरिंग कोविड। आई थिंक एफपीआईज उन्होंने अराउंड 40 to 42 बिलियन डॉलर्स लास्ट 15 से 18 महीने में निकाल दिया है। एंड आई थिंक वो ज्यादा करके जो यूएस, यूरोप और चाइना में हो रहा है उसकी वजह से है। इंडिया हैज बीन शाइनिंग इन दिस ग्लूम एंड डूम वर्ल्ड। सो आई थिंक बजट कुछ लाए या ना लाए, आई थिंक इवेंचुअली जैसे अपनी जीडीपी ग्रोथ चलती रहेगी, आई थिंक फ्लोज मे बी नॉट नाउ, मे बी 3-6 मंथ डाउन द लाइन फ्लोज आ जाएंगे। सो हमारी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके वहां से।
चुनिंदा कदम जो कि आपके मुताबिक भी शायद ज़रूरी हो, जैसे कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, फिस्कल डेफिसिट के कंट्रोल को लेकर, पीएलआई स्कीम के दायरे को बढ़ाना, डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजीज, इस तरह के अनाउंसमेंट्स में अगर मैं उम्मीद चाहूँ तो किस तरह की अनाउंसमेंट्स बाजार को खुश कर सकती हैं? जिनेश, आपका आकलन क्या कहता है? मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी होप है कि बजट पॉपुलिस्ट बजट ना हो, और रिफॉर्मिस्ट बजट की कंटिन्यूएशन हो। इसमें पीएलआई स्कीम को ज़्यादा इंक्रीज कर सके सेक्टर्स में, या अमाउंट बढ़ा सके ईच एंड एवरी सेक्टर में, या केपेक्स स्टोरी कंटिन्यू रखे जो लास्ट ईयर रखा है। I think the continuation of the schemes of the reforms, more on the reform side, ज़्यादा important है, ताकि changing the track from reformist budget to populist budget. चलिए बाज़ार की चाल की बात करते हैं। तो हमने देखा पिछले दिनों बाज़ार में इक्विटी पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बढ़ा है, लेकिन जिस तरह का उतार चढ़ाव हमें बाज़ार में दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनिंदा कैटेगरीज़ को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि पिछले 2-2.5 साल में ही जुड़े हैं जिनेश, कहीं ना कहीं उनके मन में अब सवाल आ रहा है, या वो कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ रही इक्विटी बाज़ार में निवेश को बरकरार रखने को लेकर? तो मैं ये कह रहा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाके, बिकॉज अगर ज्यादा करके रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेल रहे हैं तो उनको रिस्क भी पता होनी चाहिए। मार्केट कसिनो नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए, एंड कभी सेटबैक्स भी बड़े आ सकते हैं। जैसे हमने टर्नओवर देख रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स टर्नओवर बढ़ रहे हैं एवरी डे, I think it is a bit, I would say, worrying. रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत अग्रेसिवली डेरिवेटिव्स में डाल रहे हैं, और हमारे हिसाब से विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेटबैक्स व्हाट दिस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैन लीड टू। सो आई थिंक वो रिस्क ध्यान में रखना चाहिए जब वो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। माय एडवाइस विल बी, अगर वो लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो द बेस्ट रूट इज म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज और समथिंग लाइक दैट। या जिनेश, मुझे ये बताएं कि इतना उतार चढ़ाव का समय है, एफपीआईज की बिकवाली चल रही है, अब जो आने वाले तिमाही नतीजे हैं कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से, उन पर भी कड़ी नज़र रहेगी आपकी। अब आप जब बैठते हैं अपनी फंड मैनेजर्स की टीम के साथ जिनेश, तो किन किन बातों का आप ख्याल रख रहे हैं? किस तरह से उतार चढ़ाव का नेगेटिव असर कम से कम हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है? क्या रणनीतियाँ तय की जा रही हैं आपकी तरफ से? नहीं, हमारे हिसाब से सबसे सिंपल चीज है कि जो भी बिजनेसेस आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ 3 चीज ध्यान रखनी चाहिए। एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, और कैसे अपने बिजनेसेस को नेविगेट कर रहा है डिफरेंट साइकिल्स में। सो देयर आर इकोनॉमिक साइकिल्स एंड मार्केट साइकिल्स, कैसे प्रमोटर या बिजनेस मैनेजर उसको नेविगेट कर रहा है। और तीसरी चीज है, उसमें लीडरशिप एबिलिटी है या ऑलरेडी लीडर है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर ये 3 या 4 पॉइंट अगर आप देखें, एंड कंपनी इज डिलीवरिंग गुड नंबर्स, बेटर देन द इन्वेस्टर, बेटर देन द इंडस्ट्री एवरेजेस, आई थिंक हमारा फोकस पॉइंट वही है कि वहीं पैसा डालिए। नियर टर्म आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेडी कंपाउंडिंग रिटर्न्स यही कंपनीज बना के देंगे आपको। तो वी आर वेरी फोकस बॉटम अप, हम एक एक सेक्टर को ग्रैनुलर वे में देख रहे हैं, और एक एक कंपनीज को ग्रैनुलर वे में देख रहे हैं। कुछ चुनिंदा स्पेसिफिक सेक्टर्स की मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि हमने देखा कि 2022 में हीरो निकल कर उभरे हैं, लेकिन 2023 में हो सकता है कि इन पर थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है थोड़ा सा ट्रैक करने की ज़रूरत होगी? आई थिंक अगर आप देखिए नेक्स्ट ईयर जो इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशन है, इंडिया इज मूविंग इनटू अराउंड 5.5-6% रियल जीडीपी ग्रोथ। सो थोड़ा आप स्लोनेस देखेंगे ग्रोथ में,
एंड थैंक्स टू जो ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है उसकी भी आपको इम्पैक्ट दिखेगी। तो खास करके हमारी ज्यादा विजिलेंस है एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टोरीज में, जहाँ जहाँ भी कंपनीज का एक्सपोर्ट ज्यादा है आई थिंक, और उनकी डायरेक्ट एक्सपोजर यूरोप और यूएस में है, वहाँ हम थोड़े कॉशियस है। और जहाँ भी एंड स्पेशली सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, केमिकल्स, बल्क केमिकल्स, वहाँ हम ज्यादा कॉशियस है। जुनेश, अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एसेट एलोकेशन हमेशा से हम कहते हैं कि निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी है। 2022 के मुकाबले 2023 अगर मैं समझना चाहूँ तो एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन में किन एसेट्स पर तवज्जो यहाँ पर ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी, किन एसेट क्लास में आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इसमें मैं चाहती हूँ कि आप रियल एस्टेट और गोल्ड की तस्वीर भी एक बार दर्शकों के सामने रखें। करेक्ट। सो अगर आप देखिए जो माहौल है ग्लोबली और जो कॉशियसनेस ग्लोबल ग्रोथ में है, अगर आप देखिए यूएस रिसेशन की बात कर रहा है, माइल्ड रिसेशन की बात कर रहा है, यूरोप प्रेशर में है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस एंड हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। चाइना अगर आप देखिए इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितना पहले कर रहा था। सो ये तीन लार्ज इकोनॉमीज अगर स्लो होते हैं उसकी इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी थोड़ी देखने मिलेगी। सो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप एसेट क्लास की बात कीजिए तो इफ यू आस्क आउट ऑफ 100 कैसे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 20% गोल्ड होना चाहिए, 30 to 40% डेट होना चाहिए और बैलेंस इक्विटी होनी चाहिए। जुनेश, अब ऐसे में जो ऐसे निवेशक हैं ख़ास तौर से जो कि डेट को अभी तक ज़रूरी नहीं समझ पाए हैं, उन्हें फिक्स्ड इनकम में निवेश करना ये साल के लिहाज से कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको उठा लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। इक्विटी में तो रीबैलेंस आपको करना ही चाहिए और जितना हो सके अच्छी तरह से अपने आप को तमाम मार्केट कैप्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन क्या बेहद ज़रूरी है फिक्स्ड इनकम को पोर्टफोलियो में डालना अभी मौजूदा समय में, जुनेश? आई थिंक काफी जरूरी है बिकॉज अगर आप देखिए इन्फ्लेशन एक लेवल से पीक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स एक लेवल से पीक हो जाएंगे या पॉज हो जाएंगे। सो क्लियरली आपको नेक्स्ट 3 से 6 महीने में पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा कम हो जाए जिसमें फिक्स इनकम विल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रिटर्न्स। सो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये साल देखिए देन डेट एंड बोथ इक्विटी कैन बी अ बिग रिटर्न जनरेटर। जो लास्ट ईयर अगर आप देखिए दोनों दोनों फ्लैट थे या नेगेटिव थे। ऑलराइट जुनेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपनी बातें रखी। थैंक यू।